कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम पे पॉलिटी मैंने आपको बताया था संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद हमने दो हिस्ट्री की क्लासेस देखी थी। कल एक क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूजन था, सर रेलवे बजट कब अलग हुआ था। बच्चों देखो वो मैंने फाइनेंशियल ईयर लिखा रखा है, ठीक है, यानी वो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर का है। 25 में उसको मतलब एक्सेप्ट किया था, 24-25 में से एक ही ऑप्शन आता है, ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं। जो दूसरी चीज़ है, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अगर ये सोच लिया है कि हम ROAR, क्योंकि अब ध्यान रखना कल फॉरेस्ट गार्ड की क्लास आएगी, ठीक है, संडे और सैटरडे और संडे को आपकी फॉरेस्ट गार्ड की क्लास आएगी, करंट अफेयर वगैरह जो भी है। लेकिन और जो भी मतलब कल क्लास आएगी उसका आपका उधर ROAR के लिए भी लिंक रहेगा, ठीक है, वहाँ भी बजट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता कि कल क्या आएगा, लेकिन आएगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना बच्चों, चूंकि ज्योग्राफी मैंने आपको कराई हुई है गहन अध्ययन वाला, उस फोल्डर को जितनी जल्दी हो कंप्लीट कर लो। उसका नाम ही लिखा है फोल्डर का भूगोल एक गहन अध्ययन, ठीक है, इसको जितनी जल्दी हो कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5-6 महीने ऐसे रहेंगे आप लोगों के साथ कि कंप्लीटली फिर आप कभी भी किसी भी एंगल से ये नहीं कहोगे कि हमारी GS कमजोर है। फिर जैसे उत्तराखंड आप पढ़ चुके हो, हिंदी आपको आती है, GS में जो बार बार मात खाए जा रहे हो, ये जो कंडीशन है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है ना, जब आप डेप्थ में स्टडी करते हो उस समय ये लगता है कि यार ये राम कहानी जैसी चल रही है, लेकिन जैसे ही टॉपिक एंड होता है और आप उसके बाद एक बार उसको रिवाइज करते हैं, तब आप उस चीज़ को महसूस करना कि यार सर ने जो कराया था ये तो एक थ्योरेटिकल है, इससे फैक्ट भी निकल गए, बहुत आसान टॉपिक है, इससे संबंधित हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ तथ्य पढ़ के जाओगे तो आप स्कोर जो है 60% 65% कर आओगे एग्जाम में, लेकिन जो कट ऑफ से 10% 15% आप पीछे रह जाते हो, उसकी भरपाई आपके कॉन्सेप्ट ही करेंगे। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट क्या करता है, आपके फैक्ट भी बनाता है। ये एक फॉर्मूला है लाइफ में सफलता का कि कॉन्सेप्ट के साथ जो पढ़ेगा, जो समझ के पढ़ता है, उसके तथ्य भी बनते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ तथ्य यानी फैक्ट रटने में लगे रहता है, वन लाइनर रटने में लगे रहता है, वो बहुत मेहनत करता है। उसकी मेहनत पे मैं कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन उसकी मेहनत उस सफलता की ओर जाने से रुक जाती है जिसकी उसको दरकरार होती है, यानी जिसकी उसको नीड होती है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। क्यों? लास्ट का जो 15 से 20% क्वेश्चन है वो उसको मात दे देता है। अब देखना, आज का ही जैसे टॉपिक है मूल संरचना, ठीक है। अब लगता है यार इसमें क्या पढ़ाएंगे सर, क्या चीजें होंगी। जब आप इस पूरी क्लास को पढ़ लोगे तो आप इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा, आप सोचोगे अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, इस टॉपिक को समझने का मतलब, ये मूल संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपको 2-3 आर्टिकल पता होना चाहिए। एक आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 368 क्या है। मैंने आपको पहले बता रखा है, संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति को ये बताता है। यानी संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन, संसद के संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है हमारे पार्लियामेंट की, उसको बताता है। और इसमें 2 प्रकार से क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है, ठीक है। एक आर्टिकल ये बताता है, दूसरा एक आर्टिकल है बच्चों 13 नंबर का। इस आर्टिकल को बहुत गौर से स्टार करके, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है, आर्टिकल 13 के। जब आप आर्टिकल नंबर 13 पढ़ोगे बच्चों, इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि यदि राज्य ऐसी कोई भी विधि, यानी राज्य मतलब चाहे संसद हो या कोई भी हो, ऐसा कोई भी कानून बनाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। यानी इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है, यदि राज्य ऐसा कोई विधि बनाता है, यदि स्टेट, ठीक है, स्टेट का मतलब यूपी से मतलब नहीं है, स्टेट का मतलब अथॉरिटी, जिसको वो कानून बनाने की शक्ति है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो यूपी क्यों ना हो, उत्तराखंड क्यों ना हो, चाहे पार्लियामेंट क्यों ना हो, क्या चाहे कोई भी अथॉरिटी, यदि राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है, ऐसा कोई कानून बनाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन या कम करे, जो मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल जो राइट है इंसान के का उल्लंघन, ऑब्लिक उसे, किसे मतलब मूल अधिकार, ठीक है, कम करे, तो न्यायालय ऐसे कानून को शून्य घोषित कर देगा, ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकता है, ठीक है, ये मामला है।
तो इस आर्टिकल को स्टार लगाना है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसी के इर्द गिर्द इन दो आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 368 क्या है? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। मेन क्वेश्चन ये उठता है कि संसद अगर संविधान में संशोधन करेगी तो उसका लेवल क्या होगा, मतलब कितना हम किसी चीज में परिवर्तन कर दें। क्या अपने संविधान को पूरा ही चेंज कर दें, इतनी शक्ति है? क्या हम किसी के मूल अधिकारों को पूरा खत्म कर दें? क्या हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एंड कर दें? क्या हम भारत में से राष्ट्रपति का पद खत्म कर दें? क्या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त कर दें? क्या हम रिपब्लिक कंट्री है हम उसको एंड कर दें? तो कहीं ना कहीं संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पे क्वेश्चन उठा कि कहां तक आपको संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। दूसरा, ये आर्टिकल इसके इर्द गिर्द हमेशा घूमा कि यदि राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है, यदि कभी भी ऐसा कोई लॉ बनता है, कोई ऐसी विधि बनती है जो मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को कम करे या उसका उल्लंघन करे, तो जुडिशियरी को ये पावर होगी। अब आप कहोगे सर जुडिशियरी को ही क्यों ये पावर है? क्योंकि बच्चों न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है गार्जियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उसकी व्याख्या करता है, वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी न्यायालय। तो न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसको शून्य कर दे। अब देखो, हम लोग ये दो आर्टिकल को देखने के बाद मूल संरचना की ओर चलते हैं कि आखिर इसके पीछे, अब देखो फैक्ट कहते हो, ये दो फैक्ट नहीं बन गया आपके, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, ये भी तो फैक्ट है ना। अब देखो बच्चों, इसकी कहानी कहां से शुरू होती है, ठीक है, यानी इसका प्रारंभ किस दौर से होता है, यानी मूल अधिकार यानी मूल संरचना की शुरुआत कहां से होती है, ये हमने देखना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन उठाएंगे कि संसद को, यहां पे लिखो आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन की कितनी शक्ति है, संशोधन की सीमा क्या है, यानी किस हद तक हमारा संविधान जो है, हमारा संसद जो है, इसका प्रयोग करके संविधान में संशोधन कर सकता है, क्या उसकी पावर है, किस लेवल तक वो चेंज कर सकता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन उठना शुरू हुआ। तो इसका प्रारंभ जो सबसे पहले माना जाता है कब? एक 1951 का केस है, शंकरी प्रसाद मामला, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया था 1951 में, ठीक है। देखो, शंकरी प्रसाद मामला, ये जो शंकरी प्रसाद मामला था बच्चों, ये था 1951 का। अब आपको ये नहीं याद रखना है कि 1951 में शंकरी प्रसाद मामला हुआ था, आप इसको रटने में लगे, ऐसा नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। शंकरी प्रसाद मामला था बच्चों 1951 का। ये बेसिकली किस चीज से था? जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, हुआ क्या था बच्चों, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 को, उसको क्या दी गई थी? चुनौती दी गई थी। यानी पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को इसके तहत शंकरी प्रसाद के मामले में इसको क्या मिली थी? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली थी, ठीक है। चुनौती क्या थी? अब देखो, पहला संविधान संशोधन था 1951 में, इसमें एक नया शेड्यूल जोड़ा गया था, उसको बोला गया 9वीं अनुसूची, पता होगा आपको, 9th शेड्यूल। तो उसमें क्या है, प्रॉपर्टी जो होती थी, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में कुछ लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी गेन हुई थी और कुछ के पास नहीं थी। तो हमारा क्या किया था, लैंड से संबंधित रेवेन्यू या जो भूखंड होते हैं, जमीन होती है, प्रॉपर्टी से संबंधित कई मामले ऐसे थे जो बार बार न्यायालय में जा रहे थे। तो संसद ने क्या कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया संविधान में, और क्या किया, एक नई अनुसूची जोड़ी गई, उसको बोला गया 9वीं अनुसूची, ठीक है। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई, यानी ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था, 9th अनुसूची में कुछ विषय शामिल किए गए, ठीक है। अभी आपको ये नहीं पढ़ना कि क्या था, वो तो बाद में बताऊंगा। यानी कहीं न कहीं इसके तहत संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई थी, किसमें? इस वाले मामले में, ठीक है। प्रॉपर्टी रखने के अधिकार को चुनौती, संपत्ति अधिकार को चुनौती दी गई थी न्यायालय में, ठीक है। अब देखो, 9वीं अनुसूची जो इसमें शामिल किए गए थे कुछ सब्जेक्ट, और इसमें संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई थी इस वाले मामले में।
अब केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों देखो, माना संसद जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है, आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन करती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके पास मतलब वो क्या कर सकती है, किसी के फिजिकल राइट यानी उसकी प्रॉपर्टी के राइट को कम कर सकती है और मूल अधिकारों को भी वो क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। इसमें आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं होगा। यानी सबसे पहले क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो, जब प्रॉपर्टी, बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होगी थी, तो प्रॉपर्टी के संबंध में कई बारे में क्या था, केसेस हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में बार बार केस जा रहे थे। तो शंकरी प्रसाद मामले में ये एक पहली अनुसूची को चुनौती दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, पहली अनुसूची में पहले संविधान संशोधन में इसमें क्या हुआ था, कई एक नई अनुसूची 9वीं अनुसूची के तहत कुछ सब्जेक्ट उसमें डाल दिए, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची ये प्रावधान करती है कि आप 9वीं अनुसूची के जो मैटर होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे, वो न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिए जा सकते। कहने का मतलब संसद ने क्या किया, एक नया संविधान संशोधन लाया, उसके तहत 9वीं अनुसूची में कुछ सब्जेक्ट डाल दिए गए और 9वीं अनुसूची के जो सब्जेक्ट होंगे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान है। यानी 9वीं अनुसूची में जो चीज शामिल कर दिया गया उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इस प्रकार का कुछ प्रावधान था। तो संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई थी, किसमें, इस मामले में, शंकरी प्रसाद वाले मामले में। तो न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय में जब चुनौती दी, न्यायालय ने इसका निर्णय क्या दिया, न्यायालय ने एक चीज कही बच्चों, न्यायालय ने कहा कि संसद जो है यानी पार्लियामेंट, संसद जो है, आर्टिकल पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत किसी के भौतिक अधिकार यानी अगर प्रॉपर्टी है उसको कम कर सकती है, किसी के भौतिक अधिकार को कम कर सकती है या मौलिक अधिकार को भी क्या कर सकती है, न्यून कर सकती है, मौलिक अधिकार को भी क्या कर सकती है, कम कर सकती है या वापस ले सकती है, ये कह दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। किस मामले में, शंकरी प्रसाद मामले में, ठीक है। और उसने ये कहा कि ये जो सब होगा, न्यायालय ने कहा ये जो सब होगा ये आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, न्यायालय ने कहा उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब आप कहोगे सर आर्टिकल 13 क्यों, अभी बताया था। आर्टिकल 13 क्या कहता है, संसद संविधान में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी जो किसी के मौलिक अधिकारों को कम करे, और अगर ऐसा करता है तो वो विधि जो होगी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दी जाएगी। अभी आर्टिकल 13 बताया। यहां क्या हो रहा, यहां प्रॉपर्टी के मामले को आप जो थे, संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई थी इस वाले केस में। तो संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई थी। संपत्ति का अधिकार पहले कैसा अधिकार था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट था ना, बाद में उसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से उसको रिमूव कर दिया गया, आप जानते हैं, सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी, न्यायालय ने कहा ना भाई, संसद आर्टिकल 368 के तहत किसी के मौलिक अधिकार, जो भौतिक अधिकार है, प्रॉपर्टीज को कम कर सकती है या मौलिक अधिकारों को भी कम कर सकती है, लेकिन ये सब आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, न्यायालय ने कह दिया, ठीक है। तो बात स्पष्ट होगी, इसका मतलब हो गया कि संसद जो है कुछ भी कर सकती है, मौलिक अधिकारों को भी कम कर सकती है, प्रॉपर्टी भी कम कर सकती है। ये किसने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, शंकरी प्रसाद मामला 1951 में। लेकिन ऐसा कहां चलता, उसके बाद एक नया मामला आया बच्चों, गोलकनाथ का मामला आया 1967 में, ठीक है। अभी तक की कहानी क्या है, सीधे सीधे समझो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि संसद मौलिक अधिकारों में भी चेंज कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसको कम कर सकती है। फिर आया बच्चों गोलकनाथ मामला, वो मामला था 1951 का, ये गोलकनाथ मामला है 1967 का। इसमें चीजें परिवर्तित हो गई, इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो गया, ठीक है। इसमें क्या कहा, इसमें 17वें संशोधन अधिनियम 1964 को संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उसमें यह कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया जाए। यानी अब इसमें क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं। इसमें इससे पहले इस मामले में क्या था, एक संविधान संशोधन था बच्चों, उसको बोलते हैं 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई थी। यानी 1964 की को चुनौती, यानी को चुनौती मिली थी इस वाले मामले में। अब आप कहोगे सर ये मामला क्या था, भी मामला भी बताओ।
इस मामले में क्या था मैं आपको बताता हूं। एक जो 9वीं अनुसूची है बच्चों, ठीक है, उसमें राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया जाए। यानी जैसे मैंने क्या कहा, 9वीं अनुसूची क्या चीज है, 9वीं अनुसूची को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। यानी राज्य को जब सरकार को लोगों को लगा कि यार ये मामला न्यायालय में फंस सकता है, तो कई बार क्या करते हैं लोग, उस चीज को 9वीं अनुसूची में इंक्लूड कर देते हैं। अब 9वीं अनुसूची का प्रावधान है कि आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हो। तो इसमें क्या हुआ था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से, इसके माध्यम से कुछ चीजों को ऐसे लिख दो, अभी समझ लेंगे, ठीक है। 9th अनुसूची, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यानी आप सीधे सीधे लिखो, जो 17वां संशोधन अधिनियम 1964 था, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था, ठीक है। कुछ चीजों को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया गया तो आप चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि प्रावधान ही ये है 9वीं अनुसूची का कि आप इसमें चुनौती नहीं दे सकते। तो इसको जो चीजें इसके माध्यम से जो इसमें जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची में जो इसके माध्यम से यहां चीजें जोड़ी गई, उसको क्या किया गया, चैलेंज किया गया कि राज्य ने कैसे जोड़ दिया इस मामले में। तो इसमें बच्चों सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद मौलिक अधिकारों को न कटौती कर सकती है, न उसको वापस ले सकती है। यह आर्टिकल 313 के तहत कानून है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी जो 1951 का जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। यानी मतलब कहीं ना कहीं उसको बदल दिया। उसमें इस मामले में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, ना उसका उल्लंघन कर सकती है, ना उसका उल्लंघन कर सकती है, ठीक है। यानी अब सीधे सीधे जो 1951 में डिसीजन था उसके अगेंस्ट उसके अलग डिसीजन दे दिया, और उसने कहा अगर वो ऐसा करती है, ये आर्टिकल 13 के तहत कानून, ये संविधान, ये ऐसे लिख दो, ये सब, ये आर्टिकल 13 के तहत कानून है। अब देखो 1951 में क्या कहा कि अगर चेंजेस कर रहे हो तो उसको आर्टिकल 13 के तहत हम कानून नहीं मानते हैं, वो अलग चीज है। और यहां क्या कह दिया कि आप मौलिक अधिकारों को ना कम कर सकते हो ना उसका उल्लंघन कर सकते हो, क्योंकि ये आर्टिकल 13 के तहत कानून है, ठीक है। अब वहां पे आर्टिकल 13 क्या कहता है, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करे या उसका उल्लंघन करे। 1951 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने ना कर सकती है, ये हम संविधान संशोधन को कानून नहीं मानते, ये अलग चीज है। यहां कह दिया ना, ये आर्टिकल 13 के तहत कानून है, इसीलिए आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया तो संसद कहां चुप रहने वाली थी, संसद ने अपना भी काम किया। संसद ने इसके तुरंत बाद एक अगला संविधान संशोधन लाया, उसको बोला जाता है 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है। यानी संसद पहुंच गई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। अगला स्टेप क्या हुआ, संसद पहुंच गई बच्चों 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 पे। संसद ने इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक व्यवस्था लाई, बोला आर्टिकल 13 व 368 में हम संशोधन कर सकते हैं। संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों को सीमित भी कर सकती है, उसको वापस भी कर सकती है। ऐसा करना आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। संसद ने ये लाया और बोला आर्टिकल 13 व आर्टिकल 368 में संशोधन इसके माध्यम से, ठीक है, ये ले आए। वहां न्यायालय ने अलग डिसीजन दिया संसद ने, और क्या बोला कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है, कॉमा वापस ले सकती है, ठीक है, आदि। वह इसे आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसा कर दिया संसद ने, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये किसने किया, पार्लियामेंट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकती, ये अगला संविधान संशोधन ले आए, बोला हम कर सकते हैं। 368 और 13 को हम चेंज कर देंगे और बोलेंगे 368 के तहत हमें असीमित पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, हम इसको कर सकते हैं और इसको 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसने कह दिया, ये अपने आप में संसद ने। अगला देखो इसके बाद क्या होता है।
अब जैसे ही ये केस हुआ, ये संसद ने किया, फिर इसको कहाँ चला गया, ये केस चला गया। और बहुत फेमस केस पूरे भारत के संवैधानिक इतिहास में आपने सुना होगा, केशवानंद भारती मामला 1973। ठीक है, तो इसके तुरंत बाद क्या हुआ बच्चों, केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने माना जो गोलकनाथ वाला मुद्दा है, गोलकनाथ वाला केस, उसको ओवर रूल कर दिया। बोला हाँ, कहे तो ठीक रही है संसद, चेंज तो कर सकती है, लेकिन किस लेवल तक करेगी, कहां तक चेंज करोगे, आप चेंज कीजिए, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे छेड़छाड़ नहीं करोगे। यहीं से बच्चों मूल संरचना का कॉन्सेप्ट सामने आया। तो इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोलकनाथ मामले को ओवर रूल किया गया। जहां बोला था नहीं कर सकते, यहां बोला कर सकते हैं। ठीक है, मामला क्या कर दिया गया, ओवर रूल। ठीक है, यानी उसको पलट दिया। और ये बोला गया कि संसद जो है अपने आप में क्या कर सकती है बच्चों, जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है वो वैध है, लेकिन मूल संरचना का कॉन्सेप्ट दिया। इस मामले में क्या किया था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को क्या कर दिया गया बच्चों, यहाँ पे वैध कर दिया गया, वैलिड कर दिया गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोला सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला वैध। और लेकिन साथ ही साथ यही इसी मामले में मूल संरचना का कॉन्सेप्ट दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। मूल संरचना का क्या दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया गया। बोला आप चेंज कर सकते हो, अर्थात मौलिक अधिकारों और संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार ऑब्लिक संविधान की मूल संरचना में चेंज नहीं कर सकती। बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, किस केस में हुआ था, संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये बहुत बार पेपर में आता है आपका कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का कॉन्सेप्ट दिया, तो आपको सीधे सीधे पता चल जाना चाहिए कि मूल संरचना का कॉन्सेप्ट दिया गया केशवानंद भारती केस में। ठीक है, इसमें ये किया। अब जैसे ये किया तो इंदिरा नेहरू गांधी मामला आया 1975 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः मूल ढांचे की पुष्टि की। यानी अब होता गया, आपने इमरजेंसी वगैरह के प्रावधान पढ़े होंगे। ठीक है, आपने इमरजेंसी वगैरह, वो दौर ही ऐसा था 70, 75 से 80 के बीच, बड़ा अजीब राजनीतिक अस्थिरता थी। अब आपको बताता हूँ इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इंदिरा नेहरू केस आया। ठीक है, लिखो क्या लिखोगे, इंदिरा नेहरू गांधी मामला आया 1975 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के कॉन्सेप्ट को दोहराया, संरचना के सिद्धांत को या कॉन्सेप्ट को दोहराया, यानी फिर वही कहा कि नहीं, चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, बिल्कुल आपको अधिकार नहीं है कि आप मूल संरचना में इसकी क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक हो गया था इतना। लेकिन बच्चों इसमें मामला क्या था, ये जो नेहरू गांधी मामला था, इसमें क्या था, आपने पढ़ा होगा, जिस जो राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कर दिया था, अवैध घोषित किया था। किसी को ध्यान है, अगर कोई राजनीति में इंटरेस्ट रखता होगा तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो इनको राजनीतिक बड़ी अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, तुरंत एक संवैधानिक संशोधन लाने का प्रयास किया। उसमें ये बोला पीएम प्लस लोकसभा स्पीकर के चुनाव की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते। ये था इस वाले मामले में, ये जो लेके आए थे। ठीक है, ये केस चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव की वैधता जांच करना हमारा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक शक्ति है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो मूल संरचना के कॉन्सेप्ट को दोहराते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया बच्चों, डिसमिस कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इनका अलग पंगा चला, फिर
लेके आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए बच्चों। इसमें क्या कहा संसद द्वारा, 368 के तहत संसद की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं, चाहे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना हो। यानी थोड़ा सा ये परेशान हो गए थे, तो 42वें संविधान 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक और कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, संसद की 368 के तहत संविधान संशोधन की असीमित शक्ति, ये कॉन्सेप्ट ले आए। ठीक है, कि असीमित शक्ति है, ये किसने कह दिया, ये एक्ट लेके आ गए। ठीक है, ये मतलब प्रावधान लेके आए, संसद की 368 के तहत संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है संसद को, उसकी कोई सीमा नहीं है, चाहे वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो या उसको कोई चुनौती नहीं। ठीक है, इसको लिखो, न्यायालय में चुनौती नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर सकती है, मौलिक, ये चला था इमरजेंसी का दौर, याद है आपको, इमरजेंसी में, इसीलिए तो इसकी इतनी क्रिटिसाइज होती है अभी भी कि आप ऐसा कानून लेके आ रहे हो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करोगे तो हम उसको चुनौती कोई नहीं दे सकता। ये इसीलिए ये वही दौर है बच्चों, इमरजेंसी वाला दौर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट आए तो इससे क्या हो गया, न्यायालय में फिर मामला गया, तो इसने 42वें संविधान संशोधन जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। मिनर्वा मिल मामला आया इसके बाद 1980 में, उसे क्या कर दिया, अमान्य करते हुए न्यायिक समीक्षा हेतु, क्योंकि इसमें स्थान नहीं था, तो इसमें क्या हुआ, इस वाले कॉन्सेप्ट में मिनर्वा मिल्स 1980 का मामला है। ठीक है, इसको लिखो, मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स 1980 का मामला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस पूरे को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, न्यायालय ने इसे असंवैधानिक लिखो, ऐसा कहां होता है बताओ, न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, बोला ऐसा नहीं है क्योंकि इससे हमारी यानी न्यायालय की समीक्षा करने की शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो इसको भी क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, और न्यायालय ने संसद को संविधान में सीमित संशोधन करने का अधिकार दिया। न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन उसमें जो है सीमित संशोधन करेगी, ज्यादा नहीं करेगी, एक सीमा से ऊपर उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स मामले में क्या दिया, मिनर्वा, उसी के नीचे लिखो, मिनर्वा मिल मामले में सीमित संशोधन का अधिकार दिया। सीमित संशोधन का कॉन्सेप्ट है, सीमित संशोधन की बात किसमें की थी, मिनर्वा मिल्स मामले में। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का, इसमें कहा 1980 में कि इसमें सीमित संशोधन किया जा सकता है, ज्यादा नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद लास्ट केस आता है वामन राव मामला 1980 का, वामन, अब आपको बताऊंगा मैं आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, राव मामला 1981 का, इसमें यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम होंगे उसमें मौलिक ढांचे का कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, क्योंकि वो केशवानंद भारती केस था ना। देखो 24 अप्रैल 1973 के बाद के संवैधानिक, लिखो, संशोधन, संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक्ट में मूल संरचना का भाव देखा जाएगा, मूल संरचना लागू होगी। ठीक है, यानी न्यायालय ने कह दिया भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून बनेगा उसमें मूल संरचना है या नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, जो कि 1973 में कॉन्सेप्ट दिया था मूल संरचना को। वामन राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेडलाइन फिक्स कर दी और बोला इस स्थिति से हम लोग क्या करेंगे और हम चेक करेंगे, और वर्तमान स्थिति क्या है। तो अब अगर कोई पूछेगा वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में स्थिति है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है, बट उसके मौलिक मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। ठीक है, मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। ठीक है, ये अभी वर्तमान में जो है कंडीशन चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर क्वेश्चन उठा कि आप मूल ढांचा किसको कहोगे, हम मूल ढांचा किसे मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे अलग अलग डिसीजन में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आते रहेगा, हम आपको बता देते हैं कि बेसिकली मूल ढांचा क्या है। तो आप कुछ मूल ढांचा लिख लो बच्चों,
मतलब मूल संरचना क्या है, जैसे किस किस में परिवर्तन नहीं हो सकता है, कुछ महत्वपूर्ण मूल संरचना लिखो। बाकी आप खुद ही कॉमन सेंस से समझ जाना कि यार अब कैसे देश में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दोगे, देश में संसदीय व्यवस्था खत्म कर दोगे, देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, राज्य होंगे केंद्र होंगे, केंद्र होंगे राज्य होंगे, वो खत्म कर दोगे, आप नहीं कर सकते हो ना, वो मूल संरचना है। तो लिखो मूल संरचना में कुछ पॉइंट लिख लो आप लोग, ऐसे ही बता देता हूं मैं। पहला आप लोग लिखो संवैधानिक सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, ठीक है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च, आप इसको नहीं बदल सकते। आपने पता लगा संविधान सर्वोच्च की जगह संसद सर्वोच्च कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखो सार्वभौमिक लोकतंत्र और गणराज्य प्रवृत्ति, यानी सार्वभौमिक यूनिवर्सल लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक और गणराज्य व्यवस्था। आप ऐसा नहीं कि रिपब्लिक सिस्टम को खत्म कर दो, डेमोक्रेटिक को खत्म कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड लिखो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऐसा थोड़ा ना कि आप धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट को ही हटा दो, मूल संरचना खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ लिखो इसके अलावा जो अपने आप में जुडिशियरी है, यानी न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका की भी शक्ति विभाजन, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां होंगी, कार्यपालिका की अपनी, इनको समाप्त नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ संघीय स्वरूप के केंद्र होंगे, केंद्र के नीचे राज्य होंगे, यानी अपने आप में फेडरल सिस्टम जिसको आप लोग बोलते हैं संघीय स्वरूप, इसको भी आप बदल नहीं सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते हम राज्य को खत्म कर देंगे। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी में जो दिखता है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य यानी जो राज्य कल्याणकारी यानी सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाता है, जो सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात करता है। इसके अलावा लिखो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशरी को रिव्यू करने का अधिकार है, वो किसी भी कानून को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, ये भी अपने आप में मूल संरचना है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली लिख लो, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखो, कानून का शासन लिखो, संसदीय प्रणाली लिखो, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन लिख लो, कानून का शासन आदि कर दो, ये बहुत है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आता है आप वैसे ही समझ जाओगे। तो न्यायालय ने कहा कि हम अलग अलग मामले में क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देंगे, मतलब बताएंगे, ठीक है। अब देखिए पूरे चैप्टर में आपको क्या समझना है। आर्टिकल 368 संविधान को संशोधन करने का अधिकार है। आर्टिकल 13 कितना अधिकार है, मतलब वो कि संशोधन कर सकते हैं लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन या उसको वापस करे। दोनों आर्टिकल समझ गए। जो पहला केस था उसमें आपको 9वीं अनुसूची पढ़नी है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान है, ठीक है। तो वो पहले केस में क्या डिसीजन हुआ था कुछ नहीं देखना है। गोलकनाथ मामले में ये पूछा जाता है कभी कभी कि किस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, मतलब उसमें अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, गोलकनाथ, ठीक है। फिर मूल अधिकार, मूल जो अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो किस में आया, केशवानंद मामले में आया, ठीक है। मिनर्वा मिल्स में किसका दिया, सीमित संशोधन का अधिकार दिया। और जो डेडलाइन रखी मूल संरचना में चेंज की 24 अप्रैल 1973 की जो डेट है वो रखी, ठीक है। 4, 5, 6 फैक्टर से ऊपर नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप उसको सही कर जाओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।